नमस्कार दोस्तों कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वाली ये वीडियो है, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। आप दिल और दिमाग दोनों थाम के बैठे रहिएगा, समझाने का काम हमारा है। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा। एक बार में ही आप ऐसा समझेंगे, एक बार में ही, कि आपको प्रत्येक पर्सन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो पहले दी जा रही है वो आपको समझ में भी आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर बनाकर रखा है उतना ही इन सभी वीडियो के ऊपर भी दीजिएगा। लगातार आप हमारे साथ में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि हम आपको वीडियो के बीच में काफ़ी क्या होता है कि आप काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि जैसे वीडियो वगैरह चलती है तो बीच में बातें होती हैं, डायलॉग बाजी होती है। नहीं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो के बीच में 1 मिनट आपकी वेस्ट नहीं की जाएगी। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 30 सेकंड आपकी वेस्ट नहीं की जाएगी। एक बार स्टार्ट होने के बाद में हम एंड ही करेंगे। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो आप दिल थाम के बैठे रहिए। देखें, एक बार हम साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में इन जो पर्वत है इनका जिक्र करेंगे। मान लेते कि अपने पास में प्यारे साथियों की ऐसा एक दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, ऐसा मान लेते हैं अपने पास में, वरना थोड़ा थोड़ा है ऐसा ही। ऐसा मान लेते कि अपने पास में दोस्तों एक साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। साथियों आपको पता होगा कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है। यदि नहीं पता है तो आज हम आपको बता देते हैं। धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है वो द्वीप के नाम से, आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन भूमि का, धरातल का वह पार्ट जिसके 3 तरफ पानी लगा होता है वो प्रायद्वीप के नाम से, पेनिनसुलर या पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण दक्षिण भारत है अपना, जो साउथ इंडिया है, उसके तीनों तरफ पानी लगा हुआ है, और जिस क्षेत्र के तीनों तरफ पानी लगता है उसे प्रायद्वीप के नाम से, पेनिनसुलर एंड पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। आज हम इस क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, यहां पर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, या जिसे आप कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से स्टार्ट होती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से शुरुआत होती है, तापी नदी से लेकर और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली है। तमिलनाडु में कहां तक फैली है तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियां तक। मतलब तापी नदी से स्टार्ट होकर और कहां तक फैली है दोस्तों, तो आप बता देना नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है। ये हमारे पास में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई का जिक्र करें तो लंबाई 1800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि लंबाई का जिक्र करें पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से लेकर और साउथ में, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है, इसकी लंबाई का जिक्र करें तो इसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, मतलब इसकी जो अधिकतर चोटियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की यदि औसत ऊंचाई यदि आपसे पूछे कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है तो आप बता देना 1000 से 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सौभाग्य की बात यह भी है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वतमाला है,
कौन सी पर्वतमाला? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सह्याद्री है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और इस सह्याद्री का जो सह्याद्री शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या इस सह्याद्री को, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या इस सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों के अंदर कौन से स्टेट में बांटा गया है? तो आप बताएंगे गोवा में। और गोवा से एक 16 डिग्री चैनल गुजरता है। गोवा से एक 16 डिग्री चैनल गुजरता है और वो 16 डिग्री चैनल जो है वो सह्याद्री को दो भागों के अंदर बांटता है गोवा में। लेकिन सह्याद्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके माइंड में, आपके मन और दिल और दिमाग में तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, कौन से माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो प्यारे साथियों, आप बता देना, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किसी भी माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किसी भी माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक भ्रंश कगार है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का निर्माण अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण हुआ है, ये किसी पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में तापी नदी से लेकर दक्षिण में फैली है, नीलगिरी हिल्स तक फैली है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये सह्याद्री दो भागों में बटी हुई है। सह्याद्री दो भागों में बटी हुई है। कौन से स्टेट के अंदर? गोवा में। और गोवा में कौन सा चैनल सह्याद्री को अलग करता है? तो आप बताएंगे 16 डिग्री चैनल गोवा में सह्याद्री को अलग करता है। अब यहां ये जो सह्याद्री है ये दो भागों के अंदर बट गई, दो भागों में बट गई। 16 डिग्री चैनल इसको अलग कर रहा है। अब ये तो हो गई नॉर्थन सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और ये हो गई कौन सी दोस्तों? तो आप बता देना, दक्षिणी सह्याद्री। एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसका नाम है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है और कालसुबाई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई जो महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। कालसुबाई जो महाराष्ट्र के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। ये आपने याद रखना है। इसी उत्तरी सह्याद्री के अंदर नीचे महाबलेश्वर चोटी पड़ती है। नीचे इसी उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र के अंदर हरिश्चंद्र पहाड़ियां पड़ती है। हरिश्चंद्र पहाड़ियां और महाबलेश्वर पहाड़ियां, कालसुबाई की पहाड़ियां, ये सभी महाराष्ट्र के अंदर है। और कालसुबाई इन सभी में सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, साउथर्न सह्याद्री। इस साउथर्न सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर यदि आपसे पूछे कि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कर्नाटक के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर प्यारे दोस्तों आप बता देना कुद्रेमुख है। और कुद्रेमुख जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई प्यारे साथियों 1892 मीटर, इसकी ऊंचाई 1646 मीटर। यदि आपसे पूरी सह्याद्री का या पश्चिमी घाट का या सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर पूछ ले तो आप बता देना कुद्रेमुख, क्योंकि इसकी ऊंचाई इससे ज्यादा है। तो पूरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर हुआ कुद्रेमुख और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर भी हुआ कुद्रेमुख। लेकिन ये जो कुद्रेमुख है ये कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको समसे पर्वत के नाम से भी जानते हैं।
कर्नाटक के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको किस नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे समसे पर्वत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर यदि आपसे पूछे तो आप बता देना, दक्षिणी सह्याद्री का यदि दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप बता देना, दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कर्नाटक में, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये याद रखना है प्यारे साथियों। अब तक के जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं आपको समझ में आए होंगे, और यदि आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से इन पॉइंटों को लिखें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। ज्योग्राफी भूगोल बड़े आसान तरीके से हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जल्दी से पॉइंटों को नोट करें, तुरंत आगे बढ़ते हैं। हो गए होंगे, यदि नहीं हुए हैं तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की नदियां। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर के अंदर गिरती है। पश्चिमी घाट से निकलकर जो जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर, उनका तो जिक्र हम नदियों के टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो नदियां जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर और अरब सागर के अंदर गिरती है, उन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप अपना पूरा सहयोग हमारे साथ में बनाकर रखिएगा और हम भी बस लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखें भाई, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, बड़ा बेहतरीन पॉइंट तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं जो गिरती है कहां पर? तो आप बताएंगे अरब सागर के अंदर, तो जिसमें नाम आता है सतरंजी और भादर। सतरंजी और भादर नदी है, सतरंजी और भादर नदी जो गुजरात से गिरती है कहां पर? तो आप बता देना कहां पर गिरती है? अरब सागर में। और कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। उसके बाद में नाम आता है मांडवी नदी। मांडवी नदी जो गोवा में बहती है मांडवी नदी, और ये मांडवी नदी है, ये गिरती पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर कहां पर गिरती है? अरब सागर में। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है शरावती नदी और गंगा वैली। शरावती और गंगा वैली नदी जो कर्नाटक के अंदर बहती हुई पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर और कहां पर गिरती है? तो आप बताएंगे अरब सागर के अंदर। गंगा वैली, शरावती और गोवा के अंदर कौन सी नदी है? तो आप बताएंगे मांडवी और सतरंजी और भादर। ये सभी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी दिशा में बहती है। कहने का मतलब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में इनका जिक्र होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जो नदी गिरती है उनका नाम हमने बताया सतरंजी, भादर, मांडवी और गंगा वैली और शरावती, ये नदियां हैं। आदि लिख लेना आगे, एक दो नदियां और भी बची हुई हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, है ना, ऐसा अक्सर हो जाता है। उसके बाद में देखें वैसे एक दो केरल की और हैं, केरल के अंदर भी हैं। केरल की कौन कौन सी है वो देखें। एक तो नाम आता है भरत पूजा, एक नाम है भरत पूजा और एक है पेरियार। भरत पूजा और पेरियार नदी ये भी पश्चिमी घाट से निकलकर कहां पर गिरती है? तो आप बता देना दोस्तों, अरब सागर के अंदर गिरती है। अब इसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर भारत के प्रमुख 3 दर्रे स्थित है। इसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर भारत के प्रमुख 3 दर्रे स्थित है भाई। भारत के प्रमुख 3 दर्रे कौन सी घाट पर्वत श्रृंखला में है? तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में। अब वो दर्रे कौन कौन से हैं और वो दर्रे कौन कौन से स्थानों को जोड़ते हैं? तो प्यारे साथियों, आइए हमारे साथ में। सबसे पहले नाम आता है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा, दर्रा मतलब जिसे आप इंग्लिश में पास के नाम से जानते हैं, पास के नाम से। सबसे पहले नाम आता है भोरघाट दर्रा। ये भोरघाट दर्रा इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है जो मुंबई को ठाणे से जोड़ता है, मुंबई को ठाणे से जोड़ता है। ये जो भोरघाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को ठाणे से जोड़ता है। याद रखिएगा, मुंबई को ठाणे से जोड़ने वाला दर्रा, या मुंबई से यदि आपको ठाणे जाना है तो जो भी राजमार्ग वगैरह, जो भी हाईवे वगैरह, स्टेट हाईवे वगैरह गुजरेंगे वो कहां से गुजरेंगे? भोरघाट दर्रे से गुजरेंगे, ठीक है। उसके बाद में साथियों नाम आता है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा का जिक्र करें तो ये दर्रा इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है, यहीं पर पड़ता है। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई टू नासिक।
यदि आपको मुंबई से नासिक जाना है किसी भी प्रकार से, मतलब ऐसा तो नहीं है हवाई यात्रा से जाएंगे तो भी आपको दर्रे से गुजरना पड़ेगा, नहीं। यदि आप रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से, जैसे भी आप जाएंगे तो आपको गुजरना पड़ेगा थालघाट दर्रे से। जब आप जा रहे हैं मुंबई से नासिक, तो याद रखिएगा मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है बच्चे? थालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई को ठाणे से जोड़ता है। और उसके बाद में यहां पर दक्षिण के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल के अंदर है। पालघाट दर्रा केरल के अंदर स्थित है, नीलगिरी हिल्स के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके दक्षिण में स्थित है। और ये पालघाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पालघाट दर्रा है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये तीनों दर्रे आपने नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गए। तीनों पॉइंट बहुत आसान है, तीनों को आप साथ के साथ में नोट करें, तुरंत समझे, तुरंत नोट्स बनाएं और बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं। आप जो नोट्स बनाएंगे उससे बेहतरीन मार्केट में कोई बुक है ही नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं, आपको जिस प्रकार से समझ में आए उस प्रकार से नोट्स बनाएं। अरे आप जैसे नोट्स तो कोई नहीं बना सकता, आप तो वो शूरवीर हैं, आप तो वो क्रांतिकारी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये तो साधारण से 2-4 हिंदी में लिखी हुई लाइनें हैं, ये तो आप याद कर ही लेंगे, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो भूगोल है, भूगोल तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मैप के अनुसार। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। लेकिन इसी पश्चिमी घाट के पैरेलल में बराबर के अंदर एक हमारे पास में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई का जिक्र करें तो लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की यदि जिक्र करें, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का जिक्र करें तो इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो महानदी उड़ीसा से लेकर और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला महानदी उड़ीसा से लेकर और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला इसका निर्माण कैसे हुआ था, या पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल था। वलित पर्वत मतलब जैसा आज हिमालय है वैसा ही एक टाइम ऐसा था कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला था। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल था और आज जो हिमालय है वो भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के ऊपर से लगातार नदियां बहने के कारण इसकी ऊंचाई आज बहुत कम हो गई, और ऊंचाई कम हो गई तो ये आज एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन गया। जैसे अरावली है ना अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल, उसी प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला भी वलित पर्वत का, प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। आप बता देना, आप एक लाइन में लिखकर बता देना। यदि आपसे पूछे, कोई भी पूछे, आपसे पूछे हैं कोई भी टीचर यदि आपसे पूछे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, यदि आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, ये एक प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है या बदला हुआ अवशिष्ट रूप है। और विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है जिसका नाम अरावली है वो भी एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। लेकिन विश्व की सबसे एक नई पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय, वो एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। लेकिन अब क्या कर रखा है कि इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से नदियां निकलती थी, उन नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का काफी मात्रा में अपरदन कर दिया। और इतना अपरदन कर दिया कि इनकी जो पहाड़ियां जो पहले एक हुआ करती थी, पूरी एक मतलब लाइन हुआ करती थी, अब उसको बीच बीच में से नदियों ने काट दिया। तो इसकी पहाड़ियां अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है वो देखें आप। सबसे पहले नाम आता है उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर पड़ती है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में नाम आता है नल्ला
और नीचे पड़ती है नल्ला मल्ला, और इसके नीचे पड़ती है पालकोंडा। नल्ला मल्ला पालकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में नल्ला मल्ला और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, वेलनगिरी पहाड़ियाँ, वेलनगिरी और पालनी पहाड़ियाँ। सेवराय वेलनगिरी पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर। पालकोंडा नल्ला मल्ला और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये सभी पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, सेवराय, वेलनगिरी, पालनी, ये सभी पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इनके बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, इनके बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है गैप है, ये गैप नदियों ने बनाया है। नदियां लगातार, नदियां शताब्दियों तक यहां से नदियां बहती आ रही है। तो नदियों ने क्या किया कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल ही काट दिया, और बिल्कुल काट करके देखो गैप बना दिया। उसके बाद में ये पहाड़ियां अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट के अंदर जानी गई। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है, जिसका नाम है विशाखापत्तनम चोटी। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है विशाखापत्तनम चोटी, जिसकी ऊंचाई 1580 मीटर है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी कितना है तो आप बता देना 1501 मीटर। किसी किसी बुक का यदि आप अध्ययन करेंगे, किसी बुक को आप बहुत गहन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले ही सूरवीर हैं, आप तो इतना गहन पढ़ते हैं कि बुक के क्या पता आपको पेज भी याद हो कि कौन सी बुक पे क्या है। तो यदि आप बुक पढ़ेंगे तो महेंद्रगिरी किसी किसी बुक में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पीक बताया गया है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी बताया गया है, जिसका ऊंचाई 1501 मीटर है। लेकिन यदि हम इनकी ऊंचाई देखेंगे तो विशाखापत्तनम चोटी की ऊंचाई ज्यादा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत भी विशाखापत्तनम चोटी ही होगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर चाइनोकाइट और स्लेट भी मिलता है। चाइनोकाइट और स्लेट जैसी स्थलाकृतियों से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला बना हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो पालनी वगैरह, सेवराय, वेलनगिरी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की, इसी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन मतलब मनोरम पहाड़ी इलाका। हिल स्टेशन किसे कहते हैं? तो मनोरम जो पहाड़ी इलाका होता है, मनोरम पहाड़ी इलाका जहां पर आपका भाई साहब चिल करें आप और दिल आपका गदगद हो जाए, वो मनोरम पहाड़ी इलाका जिसे आप हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ही इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसका नाम है यारकोड हिल स्टेशन। यारकोड जो हिल स्टेशन है, यारकोड जो हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, देखें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला नीचे जाकर आपस में मिल भी रही है। अब भाई दो पर्वतमालाएं हैं तो कहीं ना कहीं मिलेगी या कहीं ना कहीं अलग होगी, ऐसा तो होगा, संभव होगा, क्योंकि इकलौता कौन रहना चाहता है? सभी बंधन में बंधना चाहते हैं, नहीं मतलब सभी किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। तो इन्होंने भी क्या प्लान बनाया होगा कि हम आपस में मिल लें तो ठीक रहेंगे, एक पूर्व की तरफ एक पश्चिम की तरफ है, तो आपस में मिल गई है। लेकिन इनको मिलाने का कार्य किसने किया था? नीलगिरी की पहाड़ियों ने। देखो कोई ना कोई तो होता है, यदि आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है तो आपका विवाह आगे होगा, तो बीच में होता है ना रिश्ता वाला जो मतलब करवाता है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया, किसी का जरूरत ही नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, इनको भी अलग करवा देंगे, घबराना मत, ठीक है। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, इनको आपस में मिलवाने का कार्य किया था नीलगिरी हिल्स ने। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल, मीटिंग पॉइंट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का जो मीटिंग पॉइंट है वो कौन सा है? तो आप बता देना दोस्तों, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ी केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के अंदर फैली है।
3 स्टेटों के अंदर। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर फैली है और इस नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है डोडा। और नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर का नाम भी उसी जनजाति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट पीक, साउथ इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो आप बता देना, डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहां है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली है, तो डोडा बेटा कहां है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु के अंदर स्थित है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अरे प्यारे साथियों, आप समझने की कोशिश तो करो, ये तो दूसरा सर्वोच्च शिखर है, लेकिन आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसी तमिलनाडु के अंदर नीचे दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ती है। अन्नामलाई की पहाड़ियां इसी तमिलनाडु के अंदर दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ती है और उस अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी और इस अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में आज हमने जाना। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों, यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप कमेंट करके बताना जरूर वीडियो आपको कैसी लगी है प्यारे दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए जोश नए उत्साह के साथ में मिलेंगे। लगातार आप बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।